जब मैं आंदोलन में गया, गोली लगी और गोली लगने के बाद भी मैं बेहोशी की हालत में नहीं था। अजीब-सा समय एक अजीब-सा माहौल जब बन गया था, मतलब मुझे गोली लगी तो मेरे साथ के लोग भागे नहीं, वो फिर पुलिस से भिड़ने जा रहे हैं। देश बहुत से लोगों के मन में था कि हमें उत्तराखंड चाहिए, अपना उत्तराखंड, जहाँ अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन आज राज्य बनने के बाद भी अगर उत्तराखंड का रहने वाला आदमी अंकिता भंडारी के माँ बाप को ये लग रहा है कि उनको अपने ही प्रदेश में इंसाफ नहीं मिला है। अब कठिनाई के दौर में जी रहे हैं तो उनको तो ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए, बजाय को इनको इग्नोर करने के। न्याय तो पूरे देश में एक है ना, तो फिर उसका पालन भी तो एक जैसा होना चाहिए कि अगर किसी ने ये गलत काम किया, अन्याय किया है, दोषी को दंड दो। और जो बेचारी अंकिता बेटी हमारी, उसके साथ जो हुआ है, उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसके प्रति सबकी जवाबदेही बनती है कि उसके माता पिता को और उसको न्याय मिले। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज बात उस राज्य की, उस प्रदेश की जिससे मैं व्यक्तिगत तौर से काफ़ी जुड़ा हुआ हूं और जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। जी हाँ, कॉलेज का दौर था, 94 से 97 का साल था। हमारे कॉलेज में उत्तराखंड के लिए आंदोलन होता था। फिर बातें बढ़ी, मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, गोलियां चली और एक आंदोलन के बाद एक राज्य निकला। जी, आप देख सकते हैं कि हमारी बराबर वाली विंडो में कमल किशोर डिमरी साहब हैं। वो उस आंदोलन में शरीक थे और उस आंदोलन में जब गोली चली तो उनके पैर में गोली भी लगी। आज जब हम उत्तराखंड की हालत देखते हैं, उत्तराखंड में फिर से आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये आंदोलन एक इंसाफ के लिए हो रहा है, तो दिल कहीं दुखता है। आज हम उसी को समझेंगे कमल जी से कि क्या हमने इस उत्तराखंड के लिए इतना आंदोलन किया था। पहाड़ में रहने का जीवन वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, उसमें जब अपने राज्य में एक इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उत्तराखंडी के नाते, एक भारतीय के नाते कितना क्या महसूस वो कर रहे हैं। कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के लिए, आपने वक्त निकाला। आज जो हालात हैं, हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें नहीं आती हैं, सोशल मीडिया से छन छन कर खबरें आती हैं और पता चलता है कि उत्तराखंड की सड़कों पर लोग निकले हुए हैं और अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। क्या इसलिए ऐसे इंसाफ के लिए एक प्रदेश बनाया गया था? नमस्कार, मैं कमल किशोर डिमरी पहले आपको नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है। और जो बात आपने अभी यहाँ पे रखी कि एक दौर था हमारा 90 के दशक का, कि जब हम स्कूल में और कॉलेज में थे और एक जोश खरोश और एक अलग सी ऊर्जा के साथ में हम आंदोलन में गए। उत्तराखंड आंदोलन में हमने भागीदारी की और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जिनको मुजफ्फरनगर में गोली लगी और मेरे बाएं पैर पे गोली लग गई थी, जिसके कारण मुझे साल भर लगभग पीजीआई चंडीगढ़ में और हॉस्पिटल में मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ा। और मुझे वो दौर याद है आज भी कि कितना जोश और खरोश था मुझे। जब मैं आंदोलन में गया, गोली लगी और गोली लगने के बाद भी मैं बेहोशी की हालत में नहीं था, तो मेरे साथ उसके बाद उनमें इतना जोश आगे बढ़ गया था कि वो खुद जाके पुलिस से भिड़ने को तैयार हो गए थे। तो कहीं न कहीं फिर ये जब मेरी कराह उन्होंने सुनी, जब मुझे उनको लगा कि इसको दर्द बहुत ज़्यादा, मतलब एक अजीब-सा समय, एक अजीब-सा माहौल जब बन गया था, फिर उन्होंने मुझे उठा करके लेके आए और जैसे-तैसे हम उसके बाद गाड़ी में रखा। गाड़ी में भी स्थिति ये थी कि हम गाड़ी नहीं मोड़ पा रहे थे क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक और अस्त-व्यस्त था सारा। उस दौर को याद करते हुए और आज के उथल-पुथल को देखते हुए बड़ा एक अजीब-सा लग रहा है, एक असमंजस-सा लग रहा है कि जिस राज्य की कल्पना हमने की थी, भाई उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं और निश्चित तौर पे देवभूमि तो देव लोगों के कारण होती है। वो मनुष्यता, मानवता उसके कारण देवभूमि होती है। और उसके लिए जो संघर्ष किया था हमने, जो लड़े थे और जो बलिदान देने को सब तैयार थे। मतलब मुझे गोली लगी तो मेरे साथ के लोग भागे नहीं, वो फिर पुलिस से भिड़ने जा रहे हैं।
इस भाव से लोग लड़ रहे थे, इस भाव से लोगों के मन में था कि हमें उत्तराखंड चाहिए, अपना उत्तराखंड, जहाँ अपनी बात को रख सकते हैं, अपने भावनाओं को समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। उस राज्य के सोच को लेके, उस परिकल्पना को लेके हम लोग गए थे उस दौर में। वो 94 में जब ये सब हुआ था, 1994 में जब ये सब चीज़ें आई थी, उस दौर का जो आपने याद दिलाया, तो जैसे ही वो कोई याद दिलाता तो फिर से वो भाव और वो ऊर्जा फिर से महसूस होने लगती है। और मैं मानता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जिसको गोली लगी और अ, उसके साथ मैं जिंदा भी रहा हूँ। कई लोग वहाँ पे जो शहीद हो गए थे हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी, और उसमें मैं बात कहूँ तो आज भी अगर मेरी या कई मेरे जैसे लोगों की बात करते हैं कि जिनको आज अभी तक मैं अभी रजत जयंती मनाई गई थी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के, जो स्पेशली बुलवाया गया था कि मंचों पे, तो मुझे उस दिन ये ज्ञात हुआ कि मेरा नाम तो लिस्ट में, इन्होंने कहते हैं नाम है ही नहीं। मुझे ये कहा गया, क्योंकि जब मैंने बात की यहाँ पे अपने यहाँ तहसील जोशीमठ होता है, वहां पे मैंने बात की कि भाई जब आपने उत्तराखंड आंदोलनकारी बुलाए, मंचों पे बुलाए, सम्मान के लिए बुलाए, वार्ता के लिए बुलाए, तो मैं मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? तो वहां पे ये कहा गया कि आपका तो नाम ही नहीं है। फिर जोशीमठ वालों से पूछा, उन्होंने कहा यहाँ नाम नहीं है। फिर यहाँ पे दसोली वालों से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता है। तो आज जो उत्तराखंड आंदोलनकारी जिनको गोली लगी है, उनकी ये स्थिति है। तो अ, इसमें तो फिर कहने लायक तो कुछ भी नहीं बचता। और मैं आज भी कह रहा हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं क्रांतिकारी रहा हूँ, मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को पूरी तरीके से फेस किया है, देखा है, महसूस किया है। क्योंकि जब दर्द अपने पे होता है तो चीजें महसूस होती हैं। और आज जो बात आप कर रहे हैं कि अंकिता, वो महसूस करके देखे ना आप। जब आप महसूस करेंगे, मैं अभी जो बोल रहा हूँ कि मैंने उत्तराखंड जिया, उत्तराखंड आंदोलन मैंने जिया है, मैंने फेस किया है, मैंने महसूस किया है, क्योंकि मुझे गोली लगी। अब वो पूछिए ना, उस माँ-बाप से पूछिए ना, पब्लिक से पूछने की कहाँ जरूरत है? उनसे पूछिए जिनकी बच्ची वहाँ पे है, या महसूस करें कि हमारी बच्ची होती तो, तब क्या करते हम? न्याय चाहिए, न्याय की सब कल्पना करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कितना बड़ा इस समय मौका है सबके पास, केवल जनता के पास नहीं, सरकार के पास भी, कि सरकार को लोग कहते हैं कि न्याय दो, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये आंदोलन जो निश्चित तौर पे जो आपने उत्तराखंड आंदोलन के साथ में इसको जोड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में भी कोई एक नेतृत्व नहीं था, कोई दल नहीं था, हर व्यक्ति शरीक था। उसमें कर्मचारी थे, उसमें व्यापारी थे, उसमें खेतीहर मजदूर था जिसने अपना हल चलाना छोड़ दिया था। मुझे याद है वो दौर। उसने हल चलाना छोड़ दिया और सड़कों पे उतरकर आंदोलन किया था। आज भी लोग इसी तरह जुड़ रहे हैं और सरकार के साथ में सहयोग कर रहे हैं कि आप न्याय के लिए प्रयास करिए, हम साथ में हैं। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? जहां पे हमने कहा कि उत्तराखंड की बात आपने कही, जिस उत्तराखंड की सोच की हम बात करते थे, न्याय की, सम्मान की, मानवता की, उसी के लिए तो आज लोग बोल रहे हैं कि न्याय दो, सम्मान दो, मानवता की बात को रखो। तो इसके लिए मैं अभी भी सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ये भाव रख के कि अगर मेरे साथ ये होता, तब आप क्या करते? उस भाव से सबको इस बात को समझना चाहिए। जी। सर एक चीज हम ये भी समझेंगे कि ये हमने आंदोलन करके उत्तराखंड किया था, इसीलिए किया था कि कहीं ये महसूस हो रहा था कि उत्तराखंड को निग्लेक्ट किया जा रहा है, यूपी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन आज राज्य बनने के बाद भी अगर उत्तराखंड का रहने वाला आदमी, अंकिता भंडारी के माँ बाप को ये लग रहा है कि उनको अपने ही प्रदेश में इंसाफ नहीं मिला है, तो हम कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई संघर्ष के की थी वो हारते हुए दिख रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है कि हम जब उत्तर प्रदेश के साथ में थे तो हम अपने को दोयम दर्जे का मानने लगे थे, या ऐसा हो जाता था परिस्थितियों के, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से। अभी आपने एक बात कही थी कि जब आप दिल्ली में रहते हैं और आपने कहा कि आप पहाड़ में रहते हैं, ये एक भाव था, इसीलिए तो संघर्ष किया।
यानी कि कठिन स्थान पे लोग रह रहे हैं, कठिनाइयों के दौर में लोग जी रहे हैं। अब कठिनाई के दौर में जी रहे हैं तो उनको तो ज़्यादा सुविधाएँ दी जानी चाहिए, बजाए कि उनको इग्नोर करने के। उनको तो ये महसूस करना चाहिए कि भाई ये उस जगह मैं आपको एक और बात कहूँ कि सीमांत जिले भी हैं, सीमा पे ये दूसरी पंक्ति के प्रहरी के रूप में भी काम कर रहे हैं। अगर यहाँ से सारे लोग पलायन कर देंगे, फिर रहेगा कौन यहाँ? कौन सुरक्षा करेगा? तो दूसरे दर्जे पे जो यहाँ पे सुरक्षा का काम करता है उत्तराखंड के वो निवासी जो पहाड़ों में रह रहे हैं, अगर वो यहाँ से पलायन कर जाएँ और यहाँ के पहाड़ सारे खाली हो जाएँ, तो यहाँ पे तो हमारे सिक्योरिटी की चिंता, हमारे तो दूसरे ढंग के बॉर्डर लाइन पे रहने के कारण दूसरी किस्म की कठिनाइयाँ यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे तो हर चीज़ को और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाना चाहिए, बजाए कि वो चीज़ें हम शहरों में जैसे आपने कहा दिल्ली में आप हैं, तो दिल्ली में प्रोवाइड करने के बजाय माना मलारी में वो सुविधाएँ आनी चाहिए। तभी तो जाके देश सुरक्षित रहेगा। ये मुद्दा जो आपने एक बात रखी कि अंकिता कांड और ये बात बोली, न्याय तो पूरे देश में एक है ना, तो फिर उसका पालन भी तो एक जैसा होना चाहिए। और अभी सिर्फ एक बात कही जा रही है कि न्याय दो। एक ही तो बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने ये गलत काम किया, अन्याय किया है, दोषी को दंड दो। और जो बेचारी अंकिता बेटी हमारी, उसके साथ जो हुआ है, उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसके प्रति सबकी जवाबदेही बनती है कि उसके माता-पिता को और उसको न्याय मिले। तो सब लोग तो कह रहे हैं इस बात को कि न्याय दो। सर एक चीज ये भी समझाइए कि जब आप प्रांतीय अध्यक्ष भी संघ के रहे हैं, तो क्या क्या चुनौती एज ए अध्यक्ष आपने फेस की जब ये उत्तराखंड बना, और क्या क्या चुनौतियां रही हैं उसको भी थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि यहाँ पर शहर में रहकर, बड़े शहरों में रह के जो दूर दराज है उत्तराखंड, वहां की खबरें नहीं आ पाती और समझ नहीं पाता दर्शक कि क्या आपने किस तरह से फिर आगे बढ़े। देखिए, मैं तो ये कहूँगा उत्तराखंड या पहाड़ को समझने से ज़्यादा पहाड़ को महसूस करना। अगर आप पहाड़ को महसूस नहीं करेंगे तो पहाड़ आप समझ नहीं सकते। पहाड़ वो थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, जब आप 1 दिन के लिए आते हैं, 1 हफ्ते के लिए आते हैं, पहाड़ घूमने आते हैं, तो पहाड़ ठीक लगता है। लेकिन जब पहाड़ जीना पड़ता है, तो वही जी सकता है इस पहाड़ में जो पहाड़ को महसूस कर पाए। अदरवाइज़ इसमें आप कहेंगे तो कहने के लिए तो हर आदमी कहेंगे यहाँ तो कठिनाई है, कहने के लिए। लेकिन जो पहाड़ को जी सकता है, वो पहाड़ की मजबूती के साथ में, पहाड़ का स्वावलंबन के साथ में, पहाड़ का जो आत्मविश्वास है, उसके साथ में जीना शुरू कर देता है। तब उसको लगता है कि नहीं, हम पहाड़ हैं, हम पहाड़ी हैं और निश्चित तौर पे हमें अपने को अपने आप स्वाभिमान की अनुभूति होती है जब हम कहते हैं हम पहाड़ में रहते हैं, हम पहाड़ी लोग हैं। तो जो आपने कहा कि कठिनाइयों का दौर रहा है, देखिए भौतिक संसाधन और इनकी बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ पे दोयम ही रहा है। वो इसीलिए तो अलग राज्य की हमने माँग की थी और एक बार तो बीच में ये भी चल रहा था कि जो पहाड़ी राज्य हमारे जितने हैं, इनके लिए कुछ अलग से कुछ व्यवस्थाएँ की जाएँगी, कुछ व्यवस्थाएँ करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन देखिए मैं कहूँगा, जैसे अभी हम अपनी बात करते हैं, उत्तराखंड या पहाड़ी राज्य हैं, बहुत ज़रूरी है इनके लिए कि मूल निवास का जो कॉन्सेप्ट है, मूल निवास का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो मैंने कहा कि पहाड़ को जीना, पहाड़ को उसकी फीलिंग्स होनी, अनुभूति करना, उसको अंदर से जीना है। अगर आप पहाड़ को जिएँगे नहीं तो ये केवल पिकनिक स्पॉट होगा। और जब हम पहाड़ को जीना शुरू करेंगे तो हमारा घर है ये। जब हम ये मानेंगे मेरा घर है, तो मेरे जैसे जितने पहाड़ी वो कहें मेरा घर है ये। तो तब हम इसको मजबूती के साथ में इसमें आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि सिस्टम, सरकार, व्यवस्थाएँ जो भी हों, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले की कृपा सबसे ज़्यादा होती है। उसी के सहारे पहाड़ी चलते हैं कि ये आपने जो भी हमारा जो भी हमारा कोई भी चीज़ होती, कोई भी मन में कोई भी काम आता तो पहले हम ऊपर वाले की कृपा से मानते हैं कि हमें फलीभूत होना है और यही हुआ अभी है। आज भी मैं कहूँ कि हमने पहले हम यूपी से अलग आए, अब हम अपने उसमें संघर्ष में हैं, तो यहाँ भी पहाड़ और तराई और ये सब हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो स्टेम पहाड़ी पे जो लोग रह रहे हैं,
वो ये समझिए कि देव कृपा उन पे होती है और उसी से पहाड़ चल भी रहा है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की। एक चीज़ ये भी समझाइए कि अगर सरकारों की बात करें कि सरकार आया था कि विकास का होगा, विकास तो एक चीज़ है, लेकिन इंसाफ भी एक चीज़ है, जिस पे कहीं भी हम देख रहे हैं कि देहरादून में भी कई प्रोटेस्ट हुए, छात्र भी निकल कर आए, उनके पेपर लीक हो गए। अभी अंकिता भंडारी का है, एक नॉर्थ ईस्ट से बच्चा आता है, उसको सड़क पर मार दिया जाता है। ये सब उत्तराखंड से जब खबरें आती हैं, देवभूमि से, तो दुख होता है। वहीं पर एक चर्चा ये भी होती है कि हमने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया है। हरिद्वार के जो घाट हैं 107, वहां पर कोई भी नॉन हिंदू जो होगा वो नहीं जा सकता। इन सब ये जो सब चीजें हो रही हैं, इससे क्या एक जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसे कुछ फर्क पड़ता है, या मूल निवासी की क्या मांगे, वो क्या चाहता है, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, अभी आपने बहुत सारी चीजें कही कि न्याय की बात करना। तो न्याय की बात करना तो जीवटता है, सच्चाई है। न्याय की बात करना ही तो इंसान, अदरवाइज इंसान और जानवर में तो कोई फर्क ही नहीं होगा। फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल। केवल एक फर्क होता है कि हम न्याय और अन्याय को समझते हैं, गलत और सही की पहचान करते हैं, और गलत और सही तो न्याय और अन्याय है। और अगर न्याय की बात कर रहे हैं कोई इस समय, चाहे आप किसी के लिए कहें, हमारे यूथ हैं, हमारे दूसरे लोग हैं, हमारे आम नागरिक हैं, हमारे कार्मिक हैं, या कोई और लोग हैं, न्याय की अगर बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि न्याय के लिए संघर्ष करना तो सबसे बड़ी बात है। जब भी बातें हुई हैं, कहानियां भी हमने सुनी है, तो न्याय के लिए लोगों ने संघर्ष किया, और जिसने न्याय न्याय के लिए जिसने संघर्ष किया, उसी को महान कहा गया। और आज अगर आप कह रहे हैं कि सारे उत्तराखंड के लोग इस समय न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी उपलब्धि तो हो ही नहीं सकती। जिस प्रदेश को आप कह रहे हैं कि बहुत किनारे का प्रदेश है, बहुत अनजान प्रदेश है, या बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजरने वाला प्रदेश है, अगर वो न्याय के लिए संघर्ष कर रहा, न्याय के लिए संघर्ष करते हुए सड़कों पर आ रहा, तो इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ हो ही नहीं सकती। मैं ये मानता हूं कि विकास से भी बड़ी बात है न्याय के लिए लड़ना। जिस दिन हमने उत्तराखंड की मांग की थी, वो भी न्याय के लिए कही थी। क्यों कही थी? कि जो हमारे अधिकार थे, उनका उस तरह से हमें अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, हमारे अधिकारों का हनन हो जाता था, जिससे हमने कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमें स्वावलंबन की बात करनी थी, इसलिए हमने उत्तराखंड मांगा है, इसलिए हमने उत्तराखंड की लड़ाई की है, उत्तराखंड को लिया है। आज भी आप जो सड़कों पे जो लोग आ रहे हैं किसी भी मुद्दे को लेके, चाहे उसमें अंकिता बेटी का है, चाहे और अन्य मामले हैं, उसके लिए अगर कोई आ रहा है, तो न्याय के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं तो बधाई के पात्र है, निश्चित तौर पे वो बधाई के पात्र है। तो सर, आप चलते चलते यही बता दें कि 11 तारीख को उत्तराखंड बंद रहेगा। देखिए, वो चीज तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मेरी जानकारी में भी नहीं कि उत्तराखंड बंद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरा उत्तराखंड दुखी जरूर रहेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक की भावना के साथ मैं इस बात को रखता हूँ कि समाज के बाकी लोग क्या करते हैं, लेकिन एक जागरूक समाज जहां होगा, वो निश्चित तौर पे इस पीड़ा को महसूस करता है, और अंदर से महसूस करता है। वो देखता है कि ये किसी अंकिता के साथ में नहीं हुआ, ये एक बेटी के साथ में हुआ, एक माँ के साथ में हुआ। और हम तो मातृशक्ति को नवदुर्गा के रूपों में पूजन करने वाले लोग हैं। अगर इस बात को महसूस करें कि हम उसी को माता के स्वरूप में लेते हैं, उसी बेटे को तो माँ कहेंगे कल, तो ये भाव अगर होगा मन में कि हमारी वो बेटी जो हमारी माँ है, जो हमारे शक्ति स्वरूपणा है, जो शक्ति स्वरूप में हम जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर उसके साथ अत्याचार हो सकता है और उसमें हम कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सारा उत्तराखंड निश्चित तौर पे दुखी रहेगा, बड़ा कष्ट में रहेगा इसके लिए। सर, बस चलते चलते एक चीज़ और बता दी, क्योंकि आप शिक्षक हैं, बच्चों से आप बातें करते होंगे और बच्चों को उत्तराखंड कैसे बना, उसके लिए कितना आंदोलन किया, वो आप ज़रूर बताते होंगे। लेकिन आज का विद्यार्थी आज का दौर देख रहा होगा,
उत्तराखंड में सड़कों पे लोगों को देख रहा होगा, तो आज का आपका स्टूडेंट आपसे क्या सवाल करता है सर? सवाल तो बच्चे ही यही कभी करते हैं जब कभी बातचीत होती है उत्तराखंड आंदोलन के बारे में, तो पहले तो उनको समझ ही नहीं आया था कि हम क्यों अलग हुए उत्तर प्रदेश से, किन कारणों से। तो जब बताया जाता है कि कई चीजें थी जिसमें हम अ, नहीं कर पा रहे थे, या बड़ा स्टेट था और भौगोलिक परिस्थितियां हमारी कठिन थी, वो हमारी सोच के अनुरूप नीति नियंता वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर बच्चों को थोड़ा समझाना मुश्किल भी होता है। लेकिन उनको अब लगता है जब उत्तराखंड हमारा है तो फिर यहाँ गड़बड़ क्यों है। वो कई बार प्रश्न करते हैं, स्कूल में भी प्रश्न करते हैं इन मुद्दों पे। आपने कहा जैसे कभी आंदोलन होता है, कभी किसी बात पे कुछ प्रदर्शन होते हैं, तो उस समय वो प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ये जब हमारा उत्तराखंड है तो फिर हमें सड़कों पे क्यों आना पड़ रहा है, या विरोध क्यों करना पड़ रहा है किसी चीज का। तो वो समझाना तो जितना मैं समझा पाऊं उससे ज्यादा उनको समय समझा पाएगा, परिस्थितियां समझा पाएंगी। क्योंकि मैं तो एक अध्यापक के तौर पर उन्हें बताता हूँ कि जब चीजें जो न्याय संगत नहीं है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन चीजें न्याय संगत क्यों नहीं है वो समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बच्चों के मन में हमेशा प्रश्न आते हैं, क्योंकि जिस विद्यालय में मैं हूँ वहां पे 17-18 साल के बच्चे होते हैं, तो बहुत ज्यादा इस ढंग से उनको समझाना कठिन भी होता है। लेकिन कुछ चीजें वो भी तब भी प्रयास करता है। एक बात उनके मन में हमेशा रहता है जो आपने बात कही, क्योंकि जब भी मेरे सामने जब बात होती है तो साल में 2-3 बार तो यही बातें होती है कि उत्तराखंड आंदोलन और आंदोलनकारी और इन सारी चीजों को लेके। तो उस समय उनके मन में ये विचार जरूर रहता है, ये प्रश्न जरूर रहता है। दूसरे में उनके मन में इससे बड़ा विचार एक प्रश्न है कि जब उत्तराखंड हमने बनाया तो फिर हमें आज भी रोजगार के लिए बाहर क्यों जाना बाहर पड़ क्यों रहा जाना पड़ता है। ये बच्चों का बड़ा प्रश्न है। हर मामले में वो कभी भी हम बात करते हैं कि बच्चे आप पढ़ेंगे लिखेंगे फिर आप बाहर जाएंगे, और कहीं कहीं ये कहो कि हमारी भी एक हैबिट में वो आ गया बोलना कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे फिर आप बाहर जाएंगे। तो उन्होंने कहा बाहर क्यों जाएंगे। तो ये बड़ा प्रश्न, और मुझे बड़ा कष्ट भी होता है जब बच्चे ये पूछते हैं कि गुरुजी हम पढ़ेंगे लिखेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन हम फिर बाहर क्यों जाएंगे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। तो उस समय बड़ा मन में लगता है कि बच्चों का प्रश्न तो बहुत जायज प्रश्न है, लेकिन हम भी उस समय निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि वो जो कल्पना हमने की थी उत्तराखंड की कि एक उत्तराखंड के उस समय कहते हैं जवानी, जल जंगल जमीन के लिए हम यहाँ पे संघर्ष किया था, और ये पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जिसको कहते हैं कि पहाड़ के काम आना चाहिए। क्योंकि मैं जब कॉलेज में था, जो शुरुआत में वो चला था मैं इन चीजों को लेके, तो कहा जाता था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी काम नहीं आई, ये इसके काम आनी चाहिए। लेकिन 94 का दौर हुआ, आंदोलन हुआ, उसके बाद 2000 में उत्तराखंड भी मिला। लेकिन कहानी अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उसी तरह से है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों अभी उसी पथ पे चल रहे हैं। अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा परिवर्तन कुछ दिखा नहीं। सर, बस चलते चलते एक और सवाल। अकेले वक्त में जब पहाड़ों को आप देखते हैं तो पहाड़ आपसे क्या आज के वक्त में बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे? पहाड़ तो मैंने जब भी देखा, पहाड़ की जो वो सीना चौड़ा करके जो खड़े रहने का साहस उनमें, इतने आंधी तूफान और आपदाएं आती हैं, बर्फ पड़ती है तो पहाड़ पे वजन बढ़ता, बर्फ नहीं पड़ती है तो पहाड़ और ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। 2013 की आपदा आई थी, 99 का भूकंप हमारे आया था यहाँ पे चमोली में। तो पहाड़ जितनी मजबूती से खड़ा होता है तो वो दिखाता है कि संघर्ष का दौर क्या होता है। वो दिखाता है हमें कि एक दृढ़ निश्चय क्या होता है। अगर वो पहाड़ झुकना शुरू कर देंगे तो फिर तो सृष्टि का ही मैं समझता हूँ, सृष्टि की कल्पनाएं करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहाड़ तो हमेशा सिखाता है दृढ़ निश्चय करना, कैसे खड़े होना है, कैसे फेस करना है चीजों को। तो पहाड़ से तो हमको यही सीख मिलती है कि हमेशा गर्व के साथ खड़े रहिए, दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहिए। बाकी आंधी तूफान आते रहेंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी, आपदाएं विपदाएं आती रहेंगी, जीत सत्य की होगी, दृढ़ निश्चय की जीत होगी। ये पहाड़ सिखाता है। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा?
निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। ये तो देवभूमि है। अगर नीचे वाले नहीं करेंगे तो ऊपर वाले करेंगे। ये तो निश्चित तौर पे यहाँ पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, लेकिन कहते हैं देर होगी तो अंधेर नहीं हो सकती। किसी भी हाल में अंधेर नहीं हो सकती है और शुरुआत हुई है। बस सरकारें आज तक ये कह रही थी कि हम भंडारी को न्याय दे रहे हैं। आज तो पब्लिक कह रही मिल करके कि आप करिए तो हम साथ हैं। पूरा हुजूम है उनके साथ में। सरकार चाहे तो करे ना। वो सरकार के साथ में सारे लोग हैं इस समय, सिर्फ इसलिए कि न्याय दिलाना है। तो न्याय देने के लिए तो सारे पब्लिक इस समय आप कर रहे हैं। अभी 11 तारीख को बंद का आह्वान आप कर रहे हैं कि हो रहा है। तो ये भी तो सरकार के साथ में है ना। किसके लिए? कि अंकिता भंडारी को न्याय दो। तो सरकार भी चाहे और सारी पब्लिक जितने लोग हैं, सारे जनमानस जितना है, वो चाहे मिलकर के कहें कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जी हाँ, देखिए काफ़ी अच्छी चर्चा रही। कई चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आई होंगी और सुना होगा कि एक आंदोलनकारी शख्स आपको बता रहे हैं कि पहाड़ मजबूती से खड़ा रहता है, मुसीबतें आती हैं लेकिन पहाड़ खड़ा रहता है। वैसे ही उत्तराखंड के लोग खड़े हैं अंकिता भंडारी के साथ। देर में ही सही सरकार से कह रहे हैं कि आप इंसाफ कीजिए, हम आपके साथ हैं। देखते हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे भी कुछ वक्त हमारे दा स्वतंत्र को आप देते रहिए। धन्यवाद।